कैसे हो आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है नर्सिंग वाले दिनेश सर। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हाइपोथायराइडिज्म। लेकिन मैं हाइपोथायराइडिज्म पढ़ाने से पहले आपको कुछ चीज़ों से अवगत कराना चाहूँगा जो कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर स्टडी की थी। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने देखा था थायराइड हार्मोन किस तरीके से फॉर्मेशन होता है और टारगेट सेल पे जाके किस तरीके से फंक्शन करता है। तो एक फटाफट से एक रिवाइज करते हैं, आइए देखते हैं। थायराइड ग्लैंड है वो किस तरीके से काम करेगा। सर, जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन के अंदर एचपीओ एक्सिस पाई जाता है। एचपीओ एक्सिस का मतलब होता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस। ठीक है बच्चे। तो किस तरीके से क्या क्या रिलीज़ होता है यहाँ से? सर, हाइपोथैलेमस से क्या होता है, हमारा टीआरएच रिलीज़ होता है। टीआरएच का मतलब क्या होता है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। सर ये कहाँ पर जाएगा? सर ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और वहाँ से क्या रिलीज़ कराएगा? टीएसएच रिलीज़ कराएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वहाँ से कहाँ जाता है? वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हमारे थायराइड ग्लैंड पे जाएगा। सर थायराइड ग्लैंड पे वो जाके क्या करेगा? जो टीएसएस है, टीएसएस हार्मोन है, वो क्या करेगा? जो थायराइड ग्लैंड है वहाँ पर पाया जाता है एक रिसेप्टर जिसका नाम होता है टीएसएस रिसेप्टर। ठीक है। तो वहाँ पर जाके ये जुड़ जाएगा। जुड़ते ही क्या करेगा? कौन जुड़ेगा? टीएसएस जाके टीएसएस रिसेप्टर पे जुड़ जाएगा जो कि थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट है और थायराइड ग्लैंड को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। जैसे थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होती है तो वहाँ पर एक चैनल पाया जाता है, वो ओपन हो जाता है। सर कौन सा चैनल पाया जाता है? उसका नाम है सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। क्या नाम है? सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। ये सोडियम है, आयोडाइड सिम्पोर्टर। सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर का क्या काम होता है बच्चे? जो ब्लड के अंदर आयोडाइड होता है, जो अभी हमने खाया आयोडीन युक्त नमक खाया, तो उसके द्वारा हमारे ब्लड में क्या आया? आयोडाइड फॉर्म में आया आयोडीन। ठीक है। तो ब्लड के अंदर आयोडाइड घूम रहा था, वैसे नॉर्मली घूमता रहता है, लेकिन वो सेल के अंदर नहीं जाएगा। कौन सी सेल के अंदर? जो हमारी थायराइड ग्लैंड के अंदर जो सेल पाई जाती है जो कि T3 T4 का रिलीज़ करती है, उसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर सेल बोलते हैं। तो वहाँ नहीं जाएगा। जैसे ही लेकिन क्या हुआ? सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर अगर एक्टिवेट हो गया तो जितना भी आयोडाइड था, जैसे ही वो थायराइड ग्लैंड के वहाँ पर जाएगा तो थायराइड ग्लैंड के अंदर एंट्री कर जाएगा। एंट्री करके क्या होगा बच्चे? जैसे वो एंट्री करेगा तो फिर हमारी बॉडी के अंदर दो काम होते हैं। सर क्या क्या काम होता है? फर्स्ट काम तो होता है बच्चा टीपीओ रिलीज होता है। ध्यान रखना बच्चे, टीपीओ का मतलब क्या होता है मैं बोलना चाहूँगा। सर टीपीओ का मतलब होता है थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम। सर ये एंजाइम क्या करता है बच्चे? आपने H2O2 का नाम सुना है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये वही है। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या करता है? गंदगी को साफ करता है। तो उसी तरीके से क्या करेगा? जस्ट लाइक आयोडाइड फॉर्म में था आयोडीन आपका, तो उसको साफ करके रिफाइन करके किस में बदल देगा? आयोडीन फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है। सर ये हो गया, आयोडीन बन गया। और दूसरा क्या होगा बच्चे? ध्यान रखना, फॉलिकुलर सेल सिंथेसाइज करेगी। किसका? सर प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? सर थायरोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। तो थायरोग्लोबिन प्रोटीन से क्या होगा? सर प्रोटीन क्या है? लार्ज मोलिकुलर है। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा। जस्ट लाइक आप मान के चलो, कोई बड़ी सारी ईंट है, कोई पत्थर है, उसको हम तोड़ रहे हैं तोड़े से, तो क्या होगा? वो छोटे छोटे फॉर्मेशन में हो जाएगा। तो उसी तरीके से क्या होता है, आपका प्रोटीन जब ब्रेक होता है, टूटता है, तो सबसे छोटा उसका एटम क्या होगा? सर अमाइनो एसिड होता है उसका सबसे छोटा एटम। तो जो थायरोग्लोबिन आपका टूटेगा तो उससे क्या बनेगा बच्चा? थायरोसिन बनेगा। और थायरोसिन क्या है? अमाइनो एसिड है। तो बच्चे हमारे पास दो चीज़ें आ गई। फर्स्ट तो हमारे पास में आ गया आयोडीन, दूसरा हमारे पास में क्या हो गया? थायरोसिन, अमाइनो एसिड है। तो सर आगे क्या प्रोसेस होगी? थायरोसिन प्लस आयोडीन जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं? मोनो आइडियो थायरोसिन बनाते हैं। क्या बनाएंगे? मोनो आइडियो थायरोसिन बनाएंगे। सर अगर मैं बात करूं थायरोसिन के साथ में अगर दो एटम जुड़ेंगे तो बच्चे दो का मतलब क्या होता है? डाई। तो यहाँ पर क्या हो गया? DIT, डाई आइडियो थायरोसिन। सर ये फॉर्मेशन हो गया। फिर और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं? सर एक तो एटम हो गया MIT का, मोनो आइडियो थायरोसिन, और एक हो गया डाई आइडियो थायरोसिन। 2+1 कितना होता है? सर गणित पढ़ा रहे हो क्या? 3 ही होता है। तो 3 को हम क्या बोलते हैं? ट्राई बोलते हैं। तो इससे क्या फॉर्मेशन हुआ? ट्राई आइडियो थायरोसिन रिलीज हुआ, यानी फॉर्मेशन हुआ। तो जो ये आपका ट्राई आइडियो थायरोसिन है, इसी को तो हम बोल रहे हैं T3। ठीक है। अब सर और क्या बन सकता है बच्चे? अगर 2 आइडियो थायरोनिन प्लस 2 आइडियो थायरोनिन है, थायरोसिन है, तो 2 + 2 कितना होगा? 4। और 4 को हम क्या बोलते हैं? टेट्रा। तो टेट्रा आइडियो थायरोसिन, इसी को हम क्या बोलेंगे? T4 बोलेंगे बच्चे। तो इस तरीके से हमारा T3 T4 का फॉर्मेशन होता है। सर ये तो पता चल गया, लेकिन किस तरीके से फंक्शन करेंगे? ध्यान रखना,
जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत पड़ी तो क्या होगा, जहाँ पर मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत पड़ी तो आपके ब्लड के अंदर क्या होगा, T3 T4 हार्मोन रहेगा, वो घूमते हुए कहाँ पर जाएगा, टारगेट सेल पे जाएगा, और टारगेट सेल के अंदर जाके सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, DNA होता है, वहाँ पर जाके क्या करता है, मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से फंक्शन करता है। पर ध्यान रखिएगा, जो आपका T3 है वो एक्टिव फॉर्म है और T4 क्या है, इनएक्टिव। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, T3 जैसे ही टारगेट सेल पे जाएगा वो अपना फंक्शन काम कर देगा, यानी फंक्शन स्टार्ट कर देगा, लेकिन T4 ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म है। तो ध्यान रखो, जो आपकी टारगेट सेल है वहाँ पर क्या पाया जाता है सर, एक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम क्या है, डाई आइडियोनेज एंजाइम। तो ये क्या करेगा, T4 को ब्रेक करके T3 फॉर्मेशन करेगा और साथ में क्या रिलीज़ करेगा, आयोडाइड रिलीज़ करेगा। तो इस तरीके से क्या बन गए, T3 बन गया, अब आसानी से काम कर सकेगा। तो इसी तरीके से आपका फंक्शन करता है पूरा आपका, आयोडीन के साथ में थायराइड का फॉर्मेशन होगा और फिर आपके थायराइड हार्मोन काम करेंगे। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया, जल्दी से रिवाइज कर लिया हमने। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। सर मेन मुद्दा क्या था आज का, बेटा हाइपोथायराइडिज्म पढ़ना था, तो मैं टॉपिक का नाम डाल देता हूँ हाइपोथायरॉयडिज्म। सर ये क्या होगा बच्चे, जो T3 T4 हार्मोन है उनका लेवल अगर बॉडी के अंदर कम हो गया, जितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उतना नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम हाइपोथायरॉयडिज्म। डिक्रीज होना कभी भी ध्यान रख लो हाइपोथायरॉयडिज्म में नहीं आएगा, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे भी कम हो जाना, यानी मेरे को रिक्वायरमेंट ज़्यादा है लेकिन उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया हार्मोन, तो उसको हम बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हम इसकी डेफिनेशन अगर बात करें तो क्या हो सकता है, इट इज़ ए हाइपो endocrine state in which the production and secretion of thyroid gland hormone क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और थायराइड ग्लैंड के हार्मोन कौन से हैं बेटा, T3 एंड T4, तो डिक्रीज हो जाएंगे। इसी स्टेट को हम क्या बोलेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म हम बोलेंगे। तो सर हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, तो इससे इफेक्ट क्या होगा, अगर मैं बात करूं क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की, तो बच्चे क्लिनिकल इंपॉर्टेंस का मतलब होता है कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म क्या एक बीमारी है, तो बीमार होगा तो कुछ ना कुछ साइन सिम्टम आएगा। तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर T3 T4 अगर हमारा डिक्रीज हुआ तो बॉडी में क्या होगा बेटा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बनेगी, और आगे बॉडी के जो भी फंक्शन है, हीट फॉर्मेशन जो भी हमें चाहिए वो सब चीज़ें नहीं होगी। तो इसी की वजह से हम क्या पढ़ रहे हैं आज, हाइपोथायरॉयडिज्म पढ़ रहे हैं। तो बच्चे अगर मैं बात करूँ इसके टाइप्स की, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ टाइप्स, दो टाइप्स होते हैं बच्चे इसके। पहला प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, दूसरा होता है बेटा सेकेंडरी। सर अंतर क्या है इसके अंदर, प्राइमरी सेकेंडरी, अगर बेटा प्रॉब्लम अगर कहाँ पर है, प्रॉब्लम अगर थायराइड ग्लैंड में है तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी। अगर प्रॉब्लम कहाँ पर है, आउटसाइड या अदर साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, अगर थायराइड ग्लैंड के अलावा कहीं और जगह प्रॉब्लम है तो हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। तो आगे बढ़ते हैं, एक करके पढ़ते हैं हम। पहला है हमारा प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। इसके अंदर कुछ चीज़ें इंक्लूड है, उसको एक एक करके पढ़ते हैं। जस्ट लाइक सबसे पहला प्राइमरी के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे होशी मोटो डिजीज, ठीक है। अब ये होशीमोटो डिजीज क्या होता है, कुछ नहीं है, ऑटो इम्यून क्रिएशन है,
क्रिएशन है बच्चे। ऑटो इम्यून क्रिएशन इसका मतलब होगा क्या यहाँ पर बच्चे, हमने दो चीज़ पढ़ी थी, एक तो पढ़ा था हमने टीपीओ, ठीक है, एक पढ़ा था हमने थायरोग्लोबुलिन, दो चीज़ें पढ़ी थी। इनके रिगार्डिंग क्या होगा, एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी इसमें। एंटीबॉडी डेवलपमेंट हो जाएगा तो जो आगे प्रोसेस होने वाला है, क्या प्रोसेस होने वाला है, यहाँ से T3 एंड T4 का फॉर्मेशन नहीं होगा, और T3 T4 फॉर्मेशन नहीं हुआ तो फिर हार्मोन नहीं है, तो कुछ आगे का कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हाशिमोटो डिजीज को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑटोइम्यून क्रिएशन इन विच द एंटीबॉडी फॉर्मेशन अगेंस्ट TPO एंड थायरोग्लोबुलिन, ठीक है बच्चे, समझ में आया। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बात करते हैं हम सेकंड, गोइट्रोजेनिक फूड। गोइट्रोजेनिक फूड का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे फूड जो कि क्या करेंगे, आपके आयोडीन के एब्जॉर्प्शन को घटा देंगे। तो अगर मैं फूड की बात करूं, कौन कौन से फूड हो सकते हैं जो क्या कर रहे हैं, डिक्रीज आयोडीन एब्जॉर्प्शन। तो कुछ फूड के मैं नाम बताऊं, जस्ट लाइक मिलेट। मिलेट का मतलब क्या होता है, बाजरा। और कौन सा हो सकता है, आजकल चल रहा है ब्रोकली, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है ना ब्रोकली खाने से भी क्या होगा, आयोडीन का एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आएगी। और क्या बात कर सकते हैं सर, केबेज, ठीक है। तो ये फूड है जो कि जिनकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा आयोडीन का एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है। एक और होता है यूलिप, YULIP, हाँ ऐसा कुछ होता है। सलजम भी होता है, सलजम, जमजम, ये ट्यूलिप होता है सर मेरे साथ, सॉरी एक करेक्शन करना चाहूँगा मैं इसके अंदर, ट्यूलिप होता है वो। TRULIP, ट्यूलिप का मतलब होता है सलजम। तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि आयोडीन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, ठीक है बच्चे, समझ में आया। तो हमारे दो हो चुके हैं, एक तो हो चुका है हमारा होशिमोटो और एक हो जाएगा गोइट्रोजेनिक फूड। अगर मैं थर्ड की बात करूं, ठीक है, कोई ऐसी जगह भी होगी जहां पर आयोडीन के ओवरऑल प्रोडक्शन, यानी मैं बात कर सकता हूं कि वहां पर आयोडीन का अवेलेबिलिटी नहीं है, जो फूड वो खा रहे हैं उनके अंदर आयोडीन ही नहीं है, तो उस जगह को हम बोलते हैं एंडेमिक गोइटर। यानी इन दिस एरिया, या फिर मैं बोल सकता हूँ इन दिस एरिया नो और डिक्रीज लेवल ऑफ आयोडीन, ठीक है। यानी मैं बोल सकता हूँ इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, जहाँ पर क्या है, आयोडीन का लेवल ही कम है। तो आयोडीन का लेवल ही कम है तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, आयोडीन का कम होगा, और आयोडीन का एब्जॉर्प्शन कम है तो बच्चे T3 एंड T4 का फॉर्मेशन भी क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ओवरऑल एंडेमिक गोइटर उसको बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा, ओवरऑल जो आपकी थायराइड ग्लैंड है उसकी साइज बढ़ जाएगी, ठीक है। T3 T4 हार्मोन कम मिलेगा, और साथ के अंदर ध्यान रखना T3 T4 हार्मोन कम मिलेगा तो कंटिन्यूस क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक जाएगा ब्रेन की तरफ, नहीं पॉजिटिव फीडबैक जाएगा कि भाई आप सिक्रेट करो, किसको, आप TSS को स्टिमुलेट करते हैं, TRH एंड TSH वो कंटिन्यू स्टिमुलेट होते हैं जिससे उनका लेवल बढ़ा हुआ मिलता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं वो भी ध्यान रखना। आगे बात आते हैं कोई स्पेसिफिक, बच्चे हम बात करते हैं ड्रग्स की। 4th नंबर पे है ड्रग्स। सर ड्रग कौन से, कुछ ऐसे स्पेसिफाइड ड्रग है जो कि कहीं ना कहीं आपके थायराइड जो हार्मोन है उनके लेवल को कम करते हैं या फिर उसको सिंथेसाइज नहीं होने देते। तो सर कौन कौन से ड्रग है, अगर मैं बात करूं बच्चे, इसकी एक टर्म बनाते हैं हम,
एक प्यारी सी टर्म बनाते हैं जिससे आपको जल्दी से याद हो जाए। आई ऑलवेज वैल्यू, किसकी वैल्यू? सर मैं तो एस की वैल्यू करता हूँ, ठीक है। मैं किसकी वैल्यू कर रहा हूँ? मैं एस की वैल्यू कर रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? आई ऑलवेज वैल्यू, ऑलवेज, और क्या कर रहा हूँ? ऑलवेज लव कर रहा हूँ मैं, कि चाहे कुछ भी कंडीशन हो जाए हम प्यार करना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो आई ऑलवेज वैल्यू, आई ऑलवेज लव। तो अब इसको एक एक चीज़ को समझते हैं कि सर टर्म है ये किस तरीके से समझना है। आई का मतलब क्या होता है? इंटरफेरोन अल्फा। ये किस तरीके से काम करेगा? सर जस्ट लाइक हमने पढ़ा था टीपीओ और थायरोग्लोबिन, क्या था? ऑटोइम्यून क्रिएशन था, एंटीबॉडी बन रही थी। तो मैं बोल सकता हूँ कि कुछ ना कुछ ये ऐसे ड्रग हैं जो क्या करेंगे, बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डेवलप करा देंगे, जिसकी वजह से आपका टीपीओ भी काम नहीं करेगा और थायरोग्लोबिन और कुछ और भी हार्मोन काम नहीं करेंगे आपको, ठीक है। सर दूसरा क्या है? ए का मतलब क्या बोल सकते हैं सर? एंटी थायरॉयड ड्रग। क्या नाम है सर इसे एंटी थायरॉयड ड्रग का नाम? PTU, प्रोफाथायोयूरेसिल, प्रोफेथायोयूरेसिल। सर ये क्या करता है ये हार्मोन? बच्चे ये हार्मोन हाइपरथायरॉयडिज्म में दिया जाता है, जहाँ पर T4 T3 का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको कम करने के लिए काम में लिया जाता है। लेकिन अगर आपने उसका एक्सेसिव यूज़ कर लिया, ठीक है, तो क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज किस तरीके से करता है? ये काम करता है पे PTO पे काम करता है। क्या था? PTO का मतलब क्या था? नहीं TPO, सॉरी सर, ये कहाँ पे काम करेगा? TPO पे काम करेगा, थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम। तो वहाँ पर काम करके क्या करेगा? ये आपका जो आयोडीन था, आयोडाइड था, उसको आयोडीन में चेंज नहीं होने देगा, ब्लॉक कर देगा। कौन सी प्रोसेस को? TPO प्रोसेस को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये ब्लॉक कर देगा। फिर सर इधर से लव की बात करते हैं, प्यार सबसे पहले आ जाना चाहिए। सर लव का मतलब होता है लिथियम। लिथियम क्या करता है? लिथियम ब्लड के थ्रू हमारी ग्लैंड में जाएगा, थायराइड ग्लैंड में, और वहाँ पर जाके क्या करेगा? थायरोग्लोबुलिन है वो ब्रेक होके क्या बनता है? थायरोसिन। थायरोसिन हार्मोन बनता है उससे। तो ये क्या करेगा? थायरोग्लोबिन को ब्रेक नहीं होने देगा और थायरोसिन नहीं बनने देगा, और थायरोसिन नहीं बनेगा तो थायरोसिन प्लस आयोडीन मिलके मोनो आयोडियो ऑक्सीडेज बनाते हैं, वो नहीं बन पाएगा मोनो से। और एक और जुड़ता है आयोडीन, तो उससे बनता है डाई बनता है, और डाई डाई जुड़ के टेट्रा बनता है। तो इस तरीके से जो आगे वाली प्रोसेस है, यानी T3 T4 का फॉर्मेशन है। अगर मैं बात करूँ सिंपल, T3 T4 का फॉर्मेशन नहीं होगा इससे, ठीक है। अब सर एक और बच गया, इसका मतलब होता है एंटी अरेथमिक मेडिसिन। सर एंटी अरेथमिक मेडिकेशन, ध्यान रखना, कुछ एंटी अरेथमिक मेडिकेशन किस पे काम करती है? बच्चे आपने सुना होगा T4 से T3 बनता है प्लस आयोडाइड निकलता है, किसकी प्रेजेंस में? डाई आयोडेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर डाई आयोडेज के रिगार्डिंग काम नहीं करने देगा ये एंटी अरेथमिक मेडिकेशन, ठीक है। तो उससे क्या होगा? T4 से T3 नहीं बनेगा, यानी इनएक्टिवेट स्टेज से एक्टिवेट स्टेज में नहीं आ पाएगा। तो ये भी प्रॉब्लम हो गई। सर ओवरऑल क्या बचा? सर बचा है वैल्यू ऑफ एस की वैल्यू करनी बाकी है सर, तो चलो इसकी भी वैल्यू कर देते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर V का मतलब होता है बच्चे वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर ये क्या करते हैं? ऐसे फैक्टर होते हैं जो ब्लड वेसल्स
की जो सप्लाई होती है उसको अच्छा बनाए रखते हैं, यानी कुल मिला के फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखते हैं, और जो डायमीटर होता है ब्लड वेसल्स का उसको बढ़ा के रखते हैं ताकि आसानी से ब्लड आ सके। ठीक है, तो सर ये एस का मतलब क्या होता है यहाँ पर? एस का मतलब होता है बेटा सुनी टी निब। सर ये क्या है? ये है एंटी कैंसर मेडिकेशन है। तो ये क्या करेगी, जब हम एंटी कैंसर मेडिकेशन देंगे तो ये वस्कुलर एंडोथेलियल का जो काम करना है, ग्रोथ फैक्टर काम करना है, वो नहीं हो पाएगा, उससे ब्लड सप्लाई नहीं अच्छे से जा पाएगी। और ब्लड सप्लाई अगर अच्छी नहीं हो पाएगी तो थायराइड ग्लैंड के अंदर जो ब्लड सप्लाई जानी थी अगर वो नहीं होगी तो क्या होगा? इस्कीमिया होगा। कहीं ना कहीं आपके थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है उनके सिक्रेशन के अंदर कमी आएगी। ठीक है बच्चे, समझ में आया? तो इस तरीके से बच्चे हमने पूरे 5 ट्रक के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है, पढ़ लिया है, डीपली पढ़ लिया है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक टू एडवांस। चलो बच्चे, हमने 4 चीज़ें पढ़ ली है इसके अंदर, प्राइमरी के अंदर। अगर मैं बात करूँ बच्चे 5वीं, और क्या क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है? हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। बच्चे रेडिएशन, या फिर मैं बोलूँ रेडिएशन थेरेपी, उससे भी प्रॉब्लम आएगा। मैं बच्चे बोलूँ इंजरी, अगर थायराइड ग्लैंड पे अगर इंजरी है, ग्लैंड इंजरी है, तो थायराइड से जो हार्मोन रिलीज होना है T3 T4 वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म के कोज। बच्चे अब हम चलते हैं सेकेंडरी, हम चलते हैं सेकेंड, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी हाइपोथायरोडिज्म। इसके अंदर क्या क्या आता है सुनिएगा। सबसे पहले है शीहान, SHEEHAN, शीहान सिंड्रोम। सर ये शीहान सिंड्रोम क्या होता है? बच्चे ध्यान रखना, एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसके क्या हुआ डिलीवरी के बाद में या डिलीवरी के दौरान क्या हुआ? ब्लड लॉस हुआ। मैं बोल सकता हूँ PPH हुआ, पोस्टपार्टम हीमरेज हुआ उसको। पोस्टपार्टम हीमरेज की वजह से क्या हुआ? ब्लड लॉस हुआ। और ब्लड लॉस होने की वजह से क्या होगा? ओवरऑल जो ब्लड सप्लाई जानी है अलग अलग ऑर्गन में, जिस लाइक मैं मान के चलूँ, मैं बात करता हूँ एक ही ऑर्गन की, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी पे जो ब्लड सप्लाई जानी थी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और पिट्यूटरी का फंक्शन क्या था? सर पिट्यूटरी रिलीज करती है TSH। तो TSH अगर ब्लड सप्लाई से नहीं हो पाएगा तो TSH भी क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। TSH डाउन तो क्या स्टिमुलेशन हो पाएगा थायराइड ग्लैंड का? नहीं हो पाएगा। तो ओवरऑल T3 T4 डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में ध्यान रखना T3 T4 के साथ में आपका TSH भी डिक्रीज मिलता है। शिहान समझ गए बच्चे? शिहान के अंदर ये होता है। अब बात करेंगे सीमोइड। सेकेंड है बच्चा शीमोंड। क्या होता है? SIMMOND, शीमोंड। सर ये शीमोंड क्या होती है? ध्यान रखना बच्चे, शीमोंड का मतलब होता है अगर आपकी पिट्यूटरी के अंदर इंजरी हो गई, मैं बोल रहा हूँ इंजरी, तो क्या होगा? पिट्यूटरी के जितने भी प्रोडक्शन होने थे हार्मोन के वो सभी लेवल डाउन हो जाएंगे। मैं बोल सकता हूँ पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म, यानी पिट्यूटरी के जितने भी सिक्रेशन होने थे वो सब क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। तो ओवरऑल आपका जो TSH यहाँ से रिलीज हो रहा था, क्या हो रहा था? TSH रिलीज हो रहा था, वो भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। TSH डिक्रीज, T3 T4 का प्रोडक्शन भी डिक्रीज, प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन दोनों डिक्रीज हैं। इस तरीके से सीमन डिजीज भी काम करती है। तो बच्चे हमने पढ़ लिया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोजेस पूरे पढ़ लिए हैं। तो सर अब क्या पढ़ें? बच्चे अब हम चलते हैं, कोज हमारे हो गए, अब बच्चे हम चलते हैं कि साइन सिम्टम क्या दिखेंगे। अगर मैं बात करूं साइन एंड सिम्टम की बात करूं, वो भी अगर मैं बात करूं अलग अलग सिस्टम में, जस्ट लाइक ब्रेन के अंदर क्या इम्पैक्ट आएगा,
ठीक है, जीआईटी में क्या आएगा, तो उस हिसाब से बात करते हैं हम, सीएनएस में क्या आएगा और आपके हार्ट पे क्या आएगा, तो ओवरऑल वो बात करते हैं। सबसे मैं बात करता हूँ ब्रेन। ब्रेन में क्या हो रहा है, डिक्रीज। कौन क्या डिक्रीज हो रहा है सर, वो क्या है, डिप्रेस दिखेगा, ठीक है। मोटर एक्टिविटी उसकी क्या रहेगी, कम दिखेगी सर, वो रहेगा कंफ्यूजन में, कंफ्यूजन स्टेट में रहेगा सब परसेंट, ठीक है। क्या रहेगा, ओरिएंटेशन रहेगा, नहीं सर, ओरिएंटेशन भी नहीं हो पाएगा सही से, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम उसके अंदर देखने को मिलेगी सर। और क्या मिल सकता है बच्चे, ब्रेन के अंदर तो ये सब चीज़ें आ गई, कंफ्यूजन, मोटर एक्टिविटी कम हो गया, ठीक है। सोचने की मेमोरी भी इसके अंदर डिक्रीज मिलेगी आपको, याद करने की क्षमता, ठीक है सर। ब्रेन के अंदर ये हो गया सर। और कहाँ पर मैं बात करूँ, सीवीएस, कार्डियोवास्कुलर के अंदर। तो ध्यान रखना बच्चे, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो कहीं ना कहीं हमारा एरिथमिया मिलता है, ARR एरिथमिया। सर क्या होगा सर, इधर रहेगा हाइपोटेंशन, लेकिन सर एक और चीज़ होगी, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन रहेगा इसके अंदर। क्यों रहेगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स है वो नैरो है। क्यों नैरो है सर, वहाँ पर अर्थरोमा जम रहा है। ध्यान रखो बच्चा, मेटाबॉलिज्म हो नहीं रहा है, क्योंकि आपको मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था कि फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, इनका सबका मेटाबॉलिज्म कौन करता है, आपका T3 T4 हार्मोन करता है। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो बॉडी के अंदर जाके जमा होगा, साथ के अंदर ब्लड के अंदर भी रहेगा फैट। तो फैट अगर धीरे धीरे बहता है तो जमने लग जाता है, अर्थरोमा क्रिएट करने लग जाता है, वास्कुलर अर्थरोमा, यानी वेसल्स के अंदर फैट का जमना, ठीक है। तो वो वाली प्रॉब्लम रहेगी, तो कहीं ना कहीं ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम होगा और हार्ड भी हो जाएगी वो कहीं ना कहीं। तो इस वजह से मैंने बोला डायस्टोलिक हाइपरटेंशन भी इसके अंदर मिल सकता है, सिस्टोलिक नहीं मिलेगा, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन मिलेगा, ठीक है। समझ में आया बच्चे। और सर और क्या मिल सकता है हार्ट के अंदर, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। सर पेरिकार्डियल इफ्यूजन क्यों बच्चे, फ्लूइड कलेक्ट होगा बॉडी के अंदर और पेरिकार्डियल इफ्यूजन होगा, और एक साइन देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं हम डांसिंग हार्ट, यानी एक पाउच के अंदर एक और पाउच भरा हुआ है, ठीक है। उसके चारों तरफ फ्लूइड है और एक बीच में एक और पाउच है। अब मान लो तुम हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन कराओ, हो पाएगा, कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर हमें कार्डियक आउटपुट कम देखने को मिलता है हमेशा, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे हार्ट फेलियर कंडीशन में भी जा सकता है, ठीक है। तो ये हमें हार्ट के अंदर देखने का बाद। ईसीजी की मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं ईसीजी की, तो यहाँ पर मिलेगी लो एम्पलीट्यूड ईसीजी। क्या रहेगा, जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन होना है वो बहुत कम रहेगा, तो कहीं ना कहीं जो फ्लो है, जो एम्पलीट्यूड है, जो वेग बनता है वो मिलेगा, छोटा मिलेगा हमें इसके अंदर। तो इसलिए मैंने लो एम्पलीट्यूड ईसीजी, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है सर। कार्डियक का भी हो गया सर। और कहाँ पर मैं बात करूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या मिलेगा बच्चे, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमें डाइजेशन, यानी मैं बोल सकता हूँ इंडाइजेशन मिलेगा। सर इंडाइजेशन क्यों बच्चे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज कराता है आपका ये क्या, T3 T4 हार्मोन। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट रहेगा, वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम रहेगा तो कहीं ना कहीं इंडाइजेशन। और क्या मिलेगा सर, कॉन्स्टिपेशन मिलेगा, यहाँ पर। तो ये वाली चीज़ें रहेगी, ठीक है। डिस्पेप्सिया,
यानी इंडाइजेशन, मैं बोल सकता हूँ इंडाइजेशन। डिस्पेप्सिया को क्या बोलते हैं? इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया यानी इंडाइजेशन। तो ये वाली प्रॉब्लम डाइजेशन में देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चे, समझ में आया? बेटा बॉडी के अंदर और क्या देखने को मिल सकता है? 4 नंबर क्या मिल सकता है? MYX माइक्सोएडिमा। सर ये क्या होता है? बच्चे आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके फ्लूइड कलेक्ट कैसे होता है? जो होता है ग्लाइकोसिमिनोग्लाइकेन, ये बॉडी के अंदर जाके जमा हो जाता है। अब ये क्या करता है? जस्ट लाइक ग्लिसरीन जैसा होता है, ठीक है। ये ग्लिसरीन जैसा होता है, वाटर को रिटेन करके रखता है, ठीक है। अब वाटर को रिटेन करके रखेगा तो कहीं ना कहीं क्या कोज करेगा? सर ये एडिमा कोज करेगा। कौन सी एडिमा? सर नॉन पिटिंग एडिमा कोज करेगा ये, ध्यान रखना बच्चे। सर पिट का मतलब क्या होता है? खड्डा, और नॉन पिटिंग का मतलब खड्डा ना पड़े, यानी जस्ट लाइक आपने दबाया और छोड़ा वापस भर गया वो पूरा, उसको बोलते हैं नॉन पिटिंग, ठीक है। और पिटिंग का मतलब होता है जस्ट आपने प्रेस किया और खड्डा बना ही रह गया, उसको बोलते हैं पिटिंग एडिमा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चे, याद हुआ? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 5वां और क्या मिल सकता है हमें? बच्चे हमें मिलेगा कोल्ड इंटॉलरेंस। सर ये कोल्ड इंटॉलरेंस क्या होता है? यानी ठंड सहन नहीं कर पाएगा। क्यों सहन नहीं कर पाएगा? सर BMR क्या है? डिक्रीज हो रहा है। BMR डिक्रीज हो रहा है यानी हीट का प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है। और बच्चे एक चीज़ और बताना मैं भूल गया, ऊपर जो हमने बहुत करा था हाइपोटेंशन, ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पर हाइपोटेंशन नहीं होगा, यहाँ पर होता है हाइपरटेंशन। क्या होता है? सॉरी, यहाँ पर होगा हाइपर टेंशन। बाकी कोल्ड इंटॉलरेंस क्यों? क्योंकि BMR कम रहेगा, इस वजह से रहेगा। और क्या था हमारा? डाइजेस्टिव भी ठीक है। और इसके अंदर ओवरऑल अगर मैं अगर ब्रेन की बात करूँ और भी, तो कुल मिला के व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्लो रहेगा, स्लो। और साथ के अंदर मैं बोलूँगा स्पीच भी क्या रहेगी? स्लो रहेगी, ठीक है। और आगे क्या बात करूँ? सर कुछ जनरल भी चीज़ें बता दो। जनरल ध्यान रखना, फटीग, वीकनेस, ये सब देखने को मिलेगा हमें पेशेंट के अंदर, ठीक है। और बॉडी एक हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये हमें साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। सर साइन सिम्टम भी समझ में आ गए। सर अब क्या करना है? सर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर लो। अगर मैं बात करूँ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, तो मैं हमेशा बोलता हूँ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन कर लो। हिस्ट्री लोगे पता चल जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिजिकल एग्जामिनेशन तुम्हें देखते पता चल जाएगा कि वेट बढ़ रहा है, एडिमा है या नहीं है, ठीक है, आंखों के बाहर सोजन है या नहीं है, थिंकिंग कैसा है, ठीक है, हार्ट रेट कैसा है, वो सब चीज़ें हमें पता कर लेनी है, ठीक है। साथ के अंदर मैं बात करूं और क्या चेक कर सकते हो बच्चे? T3 T4 का लेवल, ठीक है, प्राइमरी के अंदर। अगर मैं बात करूं सर सेकेंडरी के अंदर TSH और TRH लेवल चेक कर लो, ठीक है। सर क्या कर लो? और ECG कर लो, ECG कर लो। क्या मिलेगी? लो एम्पलीट्यूड ECG मिलेगी हमें इसके अंदर, ठीक है। तो सर इससे पता चल जाएगा। और सर हार्मोन प्रोफाइलेक्सिस भी करा सकते हैं, हार्मोन प्रोफाइलेक्सिस, हार्मोन का लेवल चेक कर सकते हैं ना हम इसके अंदर, तो हार्मोन प्रोफाइलेक्सिस भी हम कर सकते हैं। सर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी हो गया। सर ट्रीटमेंट के ऊपर भी आ जाओ सर। ट्रीटमेंट यानी मैनेजमेंट। बेटा क्या हो रहा है? सर थायराइड के हार्मोन का लेवल कम हो रहा है, तो बढ़ा दो। क्या दे दो? T4 दे दो,
ठीक है, T4 ही देना है। अगर इमरजेंसी कंडीशन में अगर देना है तो फिर T3 देना है। किस में? इमरजेंसी में, क्योंकि T3 बॉडी के अंदर जाते तुरंत काम करेगा। ठीक है, अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में दे दिया तो बॉडी की BMR बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, हाइपर जा सकता है, तो इसलिए हम T4 को ज़्यादातर देते हैं। ठीक है, ये मेडिकेशन हमें दे देना है। तो ओवरऑल जो हमारा ट्रीटमेंट है वो इसी पे बेसिकली रहेगा। और क्या करना है सर? नर्सिंग मैनेजमेंट। बच्चे पेशेंट का ध्यान रखो, उसके साइन सिम्टम देखो, एडिमा है तो एडिमा को रिड्यूस करो। ठीक है, तो ये सब चीज़ मैनेजमेंट कर सकते हैं हम।